हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है और आज के लेक्चर में हम जियोमॉर्फोलॉजी और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान के बारे में और भू आकृतियों के बारे में कैसे फॉर्म होती हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा जो अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है यहाँ पर एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप साथ में एसएससी के किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग से यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमने सभी एसएससी एग्ज़ाम्स को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, लगभग 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको करा रहा हूँ कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है, भू आकृति होती क्या है, भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या है। देखो टर्म आपने बहुत कम सुने हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आपको ऐसा लगता है ये कितना बड़ा टर्म है या ये ऐसा क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको इतना सा समझना है, यहाँ पर आपकी अर्थ होती है, ठीक है। अब अर्थ में आकृतियाँ देखते हो, कहीं पे लेक देखते हो, कहीं पे आप माउंटेन्स देखते हो, कहीं पे गड्ढा देखते हो, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ देखते हो। तो वो कैसे बनी, उसमें जो अर्थ में चेंजेस होते हैं, अर्थ में जो परिवर्तन होता है, वही जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब अर्थ में चेंजेस क्या होगा, या तो कोई चीज़ फॉर्म होगी, कोई चीज़ बन रही होगी, यहाँ पर कोई किसी भी चीज़ का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा, जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुए, या कुछ चीज़ें डिग्रेड हो रही होंगी कि जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, जैसे कोई पत्थर है तो वो डिग्रेड हो रहा है, वो टूट रहा है, क्यों, हवा चल रही है, पानी उसे बहा के ले जा रहा है, तो यही चीज़ें होंगी। तो सपोज कोई चट्टान है, अब वो बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो वो डिग्रेड हो रही है, मतलब वो इरोजन हो रहा है, वो कट रही है, उसका बेसिकली मतलब वो हाइट उसकी कम होती जा रही है, तो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो क्या होगा, हमारी जो अर्थ की शेप है वो चेंजेस होंगे। और देखो मैं एक चीज़ आपको हमेशा से बोलता आया हूँ, हमेशा से एक चीज़ बताता आया हूँ कि ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ ऐसे विद इन 5 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर नहीं होती। अगर कोई चेंजेस भी होते हैं तो हज़ारों साल लगते हैं, हज़ारों सालों बाद आपको दिखने को मिलेगा कि हाँ भाई इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमें चेंजेस दिखते हैं, जैसे माउंटेन्स बने, हज़ारों साल लगे माउंटेन्स बनने को, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, या जो भी आपके माउंटेन्स हैं जिनका भी आज फॉर्मेशन देखते हो, या जो भी चीज़ डिग्रेड हुई है, जो पहले थी अब नहीं है, धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही हैं, उनको सालों लगते हैं। तो जो आपको ये ज्योग्राफिकल चेंजेस दिखते हैं ना, जो आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो, वो यहाँ पर आपको सालों में देखने को मिलेंगे। जो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ही है कि जो आपकी भू आकृति है, जो उसमें चेंजेस होना, उसमें परिवर्तन होना, या तो फॉर्म होना या डिग्रेडेशन होना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं हिमालय की बात करूँ, अभी भी हिमालय बढ़ रहा है, हर साल थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हमें ऐसे एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो हज़ारों साल बाद हमें पता चलेगा कि हाँ भाई बढ़ा है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कितना बढ़ रहा है, बहुत कम हाइट में बढ़ रहा होता है अगर हर साल के उसमें देखते हैं हम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो जो आपका ये भू आकृतियों में चेंजेस लाते हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजी में चेंजेस लाते हैं, कुछ बल लग रहे होते होंगे, कुछ फोर्सेस लग रही होती होंगी जो यहाँ पर परिवर्तन लेके आती हैं। तो उन फोर्सेस को हम दो प्रकार में बांट देते हैं। जस्ट बेटा सेकंड, हम देखते हैं आगे लिखा है कि नहीं। हाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम आगे यहाँ पर देखते हैं फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी समझ में आ गया ना कि कुछ भी नहीं है, अर्थ में जो चेंजेस आते हैं उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों से चेंजेस आते हैं, आपके विंड की वजह से आते हैं, बारिश की, नदियों की वजह से आते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो हमारे दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होती हैं भू आकृति में जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो है एंडोजेनिक फोर्स, एक है एक्सोजेनिक फोर्स। अब यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस यहाँ पर वो हैं जो अंदर से बल लगा रही हैं, जो चीज़ों को बनाती हैं, जो चीज़ों का फॉर्मेशन करती हैं। ध्यान रखना ये क्या करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फॉर्म्ड डिपोजिशनल फीचर, अभी मैं बताऊँगा डिपोजिशनल और इरोजनल में क्या फ़र्क है। फॉर्म्ड डिपोजिशनल फीचर, अब देखो मैंने क्या बोला, जो आपके एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो आपके अंतर्जनित जो बल हैं, वो चीज़ों को डिपोजिट करने का काम करते हैं, चीज़ों को फॉर्म करने का काम करते हैं, वो चीज़ों को बना रहे होते हैं, और ये बल आपके अंदर से लगते हैं। जैसे अभी आपका जो माउंटेन्स की हाइट बढ़ रही है, तो ये क्या है, आपका एंडोजेनिक फोर्स की वजह से बढ़ रही है, अंदर से बल लग रहा है जिसकी वजह से वो उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। और वहीं पर अगर हम एक्जोजेनिक फोर्सेस की बात करें, तो जो आपकी एक्जोजेनिक फोर्सेस होती हैं, बाहिर जनिक बल जो होता है वो बाहर से लगता है। बाहिर जनिक से ही समझ में आ रहा है
इसके ये जो बल लगेगा ये कहाँ से लगेगा, ये बाहर से लगेगा। और ये क्या करता है, ये तो डिपोजिशनल फीचर करता है, इसको हिंदी में बोलेंगे गठित निक्षेपण, गठित निक्षेपण सुविधा, फीचर को सुविधा लिख लो, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा, गठित निक्षेपण करता है। और जो आपका एक्सोजेनिक फोर्स होता है ये चीज़ों को इरोजन करता है, उसका बेसिकली यहाँ पर उसे हटाता है, जिसको इरोजन को हिंदी में बोलते हैं अपरदानात्मक करके कुछ एक वर्ड होता है। बेसिकली एग्जैक्टली एक बार आप देख लेना क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। फॉर्म्ड इरोजनल फीचर, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो चीज़ों को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और ये चीज़ों को बना रहे हैं एंडोजेनिक। अब जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अब जैसे देखो, एक्सोजेनिक फोर्स क्या होगी, हवा चल रही है, आपकी बरसात हो रही है, तो हवा चलेगी, सपोज कोई चट्टान है तो उसे कम करने की कोशिश करेगी ना, उसे काटने की कोशिश करेगी ना। अब सपोज कोई चट्टान है, उसे धीरे धीरे कमज़ोर करेगी, और हो सकता है कि उसकी हाइट कम हो जाए, कहीं से ऊपर से पत्थर टूट के नीचे गिर जाए, ठीक है। धीरे धीरे हल्का हल्का बरसात होती रहे, विंड चलती रहे, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर आपको एक्सोजेनिक देखने को मिलेगा, आपको एरोजन देखने को मिलेगा। तो जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं वो यहाँ पर एरोजन करती हैं, और जो अंदर से जो फोर्सेस लग रही हैं वो यहाँ पर डिपोजिशन करती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब जैसे अंदर से जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, जो आपकी लग रही हैं। अब जैसे वॉल्केनिज्म हो गया। अब देखो वॉल्केनिज्म क्या है, अंदर से फोर्स लगी, आपका वॉल्केनो बाहर आया, जब आपका मैग्मा बाहर आया, बाहर आके लावा बन गया, और लावा बन के वो सॉलिडिफाई हो गया, तो एक चट्टान हो गई, एक चट्टान बन गई। तो इरोजन हुआ, आपका डिपोजिशन हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर लावा का डिपोजिशन हुआ, जिससे कि आपकी चट्टान बन गई। ये चीज़ पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट से होती हैं। तो आपकी एक तरह से मान सकते हो कि प्लेट टेक्टोनिक की भी इसमें कौन सी फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स है। ये भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। और साथ में और क्या पता होना चाहिए, एक ऑरिजिनिक प्रोसेस होता है। और ये तो हो गया आपका वॉल्केनिज्म लिख लो, ठीक है। एक आपकी अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो ओरोजेनिक प्रोसेस। अब जो आपका ये यहाँ पर ऑरिजेनिक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, माउंटेन्स आपके बिल्ड हो रहे होते हैं। देखो ओरो जहाँ दिख जाए सॉरी, ओरो जहाँ पे दिख जाए वो वर्ड आपका माउंटेन से रिलेटेड होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ओरोजेनिक प्रोसेस से क्या है, माउंटेन बिल्डिंग हो गई। तो ये भी तो माउंटेन बढ़ रहा है ना, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, तो ये भी फोर्स किस में आएगी, एंडोजेनिक फोर्सेस में आएंगी। ये चीज़ ध्यान रखना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करती हैं, मैंने आपको बताया बियर एंड टीयर का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, बियर एंड टीयर का काम करती हैं। और इस बियर एंड टीयर के जो पूरा 3 स्टेप में होता है, और उसको बोलते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको, उसको बोलते हैं हम डेनुडेशनल प्रोसेस। और डेनुडेशनल प्रोसेस को हिंदी में बोला जाता है, यहाँ पर हिंदी में बोला जाता है अनाच्छादन करके था एक वर्ड, अनाच्छादन। यही है ना, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, अनाच्छादन। अब ये क्या होता है कि जो हिंदी के वर्ड होते हैं मुझे पता नहीं होता, जब मैं क्लास लेता हूँ उससे बहुत पहले ही देख लेता हूँ कि कौन सा वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सा मुझे हिंदी नहीं पता, तो कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हिंदी में हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लिया करो, गूगल कर लिया करो, है ना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। तो जो आपका बियर एंड टीयर होता है, जिसको हम डेनुडेशनल प्रोसेस बोलते हैं, ये 3 स्टेप में होता है। एक स्टेप में होगा वेदरिंग। अब वेदरिंग समझाता हूँ, वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग को हिंदी में बोलेंगे टूटना। इसमें क्या होगा, टूटेंगी चीज़ें। जैसे यहाँ पे क्या है, हवा चली, ठीक है, बारिश हुई, उसकी वजह से चीज़ें क्या हुई, टूट गई। उसके बाद दूसरा होता है मास मूवमेंट। उसके बाद क्या होता है आपका, मास मूवमेंट में क्या होगा, जो चीज़ें टूट गई हैं वो टूट के अब कहाँ गिरेंगी, नीचे गिर जाएंगी ग्रेविटी की वजह से। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे रीजन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें एक मतलब जो चीज़ें टूटी हैं उनका मूवमेंट होगा। ये चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए आपको। और आपका मास मूवमेंट पूछा गया था कि मास मूवमेंट 2 तरह से होता है, ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। मास मूवमेंट आपका 2 प्रकार से होता है। एक होता है फास्ट मास मूवमेंट, एक होता है आपका स्लो फास्ट मूवमेंट। जो स्लो, इसमें देखो क्रीप का मतलब होता है रेंगना, धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं इसमें। और फास्ट में जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ गया,
ठीक है, ज्वालामुखी बन गई, वॉल्केनो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फास्ट मास्ट मूवमेंट होगा इसमें, एकदम आराम, एकदम जल्दी से लावा निकलेगा। या अगर यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आएगा तो एकदम से चीज़ें टूटेंगी यहाँ पर, उसको मास मूवमेंट फास्ट होगा आपका, ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है इरोजन का। इरोजन में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर चीज़ें वेदरिंग में क्या हुई, टूटी, यहाँ पर नीचे गिर गई मास मूवमेंट में। अब इरोजन में क्या होगा, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब वो अलग अलग तरह से हो सकता है, विंड के थ्रू, रिवर के थ्रू, अलग अलग तरह से यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा लैंड फॉर्म्स की, हमारी लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं, भू आकृतियाँ क्या होती हैं। जियोमॉर्फोलॉजी समझ में आ गया, चेंजेस इन द लैंड फॉर्म। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। तो लैंड फॉर्म्स आपके होते हैं नेचुरल फिजिकल फीचर्स जो आपके अर्थ सरफेस पे आप देखोगे। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा, माउंटेन्स देखा, वैली देखी, प्लेन्स देखे। ठीक है, ये सब आपके क्या है, यहाँ पर लैंड फॉर्म्स हैं। तो अब हम यही चीज़ें देखेंगे कि जो आपके ये लैंड फॉर्म्स होते हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं, यही तो हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं वो रिवर के द्वारा यहाँ पे क्रिएट होते हैं। लैंड फॉर्म समझ गए ना, सारी जो भू आकृतियाँ होती हैं आप धरती पर, चाहे माउंटेन्स देखो, वैली देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कैनियन देखो, क्लिफ देखो, इस तरह की जो चट्टानें हैं, हिल एरियाज वाले टाइम देखो, चाहे कोस्ट लाइन देखो, ठीक है, चाहे यहाँ पे आइलैंड देखो, ये सब आपकी भू आकृतियाँ हैं। तो अब ये भू आकृतियाँ कैसे बनती हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये देखो रिवर के थ्रू बनती हैं। अभी रिवर के थ्रू कौन कौन सी बनती हैं वो सारी देखेंगे। रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भू आकृतियाँ जो रिवर के थ्रू बनती हैं, सबसे ज़्यादा पेपर में यहीं से सवाल बनता है। फिर ग्लेशियर की देखेंगे, ग्राउंड वाटर, सी वेव्स, इन के थ्रू जितनी भी आपकी लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अब जो इनके थ्रू बनना है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। ज्योग्राफिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, जैसे कि आपके अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अभी धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सेम हो गया क्या, जस्ट वेट अ सेकेंड, हम यहाँ पर पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स, जस्ट वेट अ सेकेंड, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाई रिवर्स। जो आपके लैंड फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं रिवर के द्वारा, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी रिवर कहाँ से निकल रही है, यहाँ से आपकी रिवर निकल रही है, और आपकी रिवर ये इस तरह से यहाँ पे जा रही है। तो ये क्या क्या भू आकृतियाँ बनाती है वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो जो आपकी यहाँ पर रिवर है वो आपको, जो देखो जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है और जहाँ पर आप ये ज़्यादा स्लोप देख रहे हो ना, एकदम ऐसे गिर रही है, इसको यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर बोलते हैं। यूथफुल स्टेज मतलब एकदम अपनी जवानी में है ना, ये जवानी वाला टाइम है रिवर का। इस वाले फेज को, इतना फेज मान लो मैच्योर फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर फेज बोलते हैं। और अगर हम इस वाले लास्ट वाले की बात करें तो इसको ओल्ड फेज बोलते हैं, या ओल्ड स्टेज भी लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टेज बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो लैंड फॉर्म क्रिएट करती है अपनी यूथफुल स्टेज में, पेपर में ये नहीं पूछेगा कि किस स्टेज में करती है, बस आपको पता होना चाहिए। पूछ लेगा कि वाटरफॉल जो क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, जो वाटरफॉल आपकी भू आकृति है वो किसकी वजह से क्रिएट होती है, साफ सवाल आपके पेपर में साफ साफ पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए वाटरफॉल आपकी किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर लैंड फॉर्म जो वाटरफॉल है वो रिवर की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर ना आपको बी शेप वैली देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब आपका ये यूथफुल स्टेज में, तो यहाँ पर बी शेप वैली लिख लो, बी शेप वैली देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको कहाँ देखेंगे, रिवर का जो यूथफुल स्टेज है वो। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर मैं इसको एक सेकंड रफ करता हूँ, पेन चेंज करते हैं। ठीक है, जस्ट बेटा सेकंड। अब देखो ध्यान रखना कि जो रिवर है वो क्या क्या फॉर्म करती है। तो एक तो वाटरफॉल फॉर्म करती है, बी शेप वैली फॉर्म करती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप देखोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपकी ये रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे आपकी रिवर फॉलो कर रही है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके रिवर जा रही है ना, समझना मेरी बात को, ऐसे करके ऐसे रिवर जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये जो रिवर है ऐसे ना जाके ऐसे ना जाके ऐसे ना जाके यहाँ से मिट्टी का कटाव हो जाए और ये अपनी जगह ऐसे बना ले। अब क्या होगा, जस्ट एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा।
कि अब रिवर ऐसे ना जाके रिवर कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो रिवर ने अपनी यहाँ पे मिट्टी का कटाव हुआ जैसे कि अब रिवर को ऐसे घूमना नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब रिवर ऐसे यहाँ पे ऐसे करके निकल जा रही है। तो इसको ये जो बनाती है और इस तरह से निकल जाती है, इसको बोलते हैं मियंडर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कभी पेपर में पूछे कि मियंडर कौन किसके थ्रू बनता है, तो रिवर यहाँ पर मियंडर बनाती है और आपको समझ में भी आ गया कि मियंडर क्या होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है, जो यहाँ पर ये यू शेप का देख रहे हो आप, ये यू शेप का जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा फिर। तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं, जस्ट एक सेकेंड, गेट पर कोई रिंग बजा रहा है, मैं अभी लेक्चर पॉज करके वापस से आता हूँ। तो हम यहाँ पे थे, जो आपका ये यू शेप का बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सबोर लेक बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सबोर लेक यहाँ पर आपका यू शेप का होता है। और क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगे। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। और देखो यहाँ पर ये तो यूथफुल स्टेज है, ये इसका मैच्योर फेज है, और ये इसकी ओल्ड स्टेज है। तो जो मेंढर देखने को मिलेगा आपको, वो उसके बीच वाले जो आपका ये वाला फेज है, मैच्योर फेज है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब रिवर यहाँ पे जो मेंढर बनाती हैं, कभी कभी इसको मैच्योर फेज को मिडिल कोर्स भी बोला जाता है। मिडिल कोर्स है मतलब जो अपना बीच का मतलब आधी रास्ते में यहाँ पर बनाती हैं यूथफुल स्टेज के बाद। तो ध्यान रखना, जो आपका मेंढर बनता है वो मिडिल कोर्स में बनता है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि आपकी जो रिवर है वो यहाँ पर, यहाँ वाले जो ओल्ड स्टेज है यहाँ पर डेल्टा बनाती है। देखो आप ओल्ड स्टेज, ये खाली ये ध्यान रखो कि ये मिडिल कोर्स में बनता है, और बाद बाकी का क्या यहाँ पर मैं एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ। और आपको बस इतना समझ में होना चाहिए कि रिवर कौन कौन सी लैंड फॉर्म क्रिएट कर रही है, वाटरफॉल, बी शेप वैली, और यहाँ पे क्या बना रही है, मियंडर। बस ये ध्यान रखना कि जो मियंडर है वो कहाँ पे बनता है, मिडिल कोर्स में बनता है, मिडिल कोर्स में बनता है, बीच रास्ते में बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ऑक्सबोर लेक बनता है, ऑक्सबोर लेक कैसे बनता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। एक ध्यान रखना, ये डेल्टा बनाती है। और डेल्टा देखो, या तो जहाँ पे गिरती है, मैंने जब रिवर पढ़ा रहा था आपको समझ आ रहा था कि जहाँ पे गिरती है वहाँ पे डेल्टा बनाती है। या क्या होता है, जब आपकी रिवर दो या दो से अधिक भागों में बंटती है, वहाँ भी डेल्टा बनाती है। और ये जो डेल्टा होता है ना, बहुत फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है प्लांट्स वगैरह के लिए, वनस्पति के लिए। हिंदी में, इंग्लिश वाले लिख लो वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हिंदी वाले लिख लो वनस्पति बोला जाता है, इसको वनस्पति बोला जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और वनस्पति तो जानते ही हो, फॉरेस्ट प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि वाटरफॉल बनाती है, बी शेप वैली बनाती है, मियंडर बनाती है मिडिल कोर्स में, ऑक्सबोर लेक बनाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा फर्टाइल होता है वेजिटेशन के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट इसे रट लो, ठीक है। यहाँ से लैंड फॉर्म जितने पढ़ने वाले आने वाले टाइम में इस लेक्चर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो रिवर से बनते हैं आपके लैंड फॉर्म्स। तो ध्यान रखना है ना। आगे पढ़ते हैं, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाई ग्लेशियर। अब देखो यहाँ पर जो आपके लैंड फॉर्म बनते हैं ग्लेशियर से, वो कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर जो लैंड फॉर्म्स बनेंगे ग्लेशियर से, अब ग्लेशियर का जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से क्या होंगे, गड्ढे हो जाते हैं। तो उन गड्ढों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। उसकी अलग अलग तरह की शेप होती है। जैसे हमारा सिर्क हो गया एक, ये भी हमारा मतलब देखो, जो चीज़ें गड्ढे बन रहे हैं, जो चीज़ें इरोजन हो रही है, कट रही है, वो हमारे इरोजनल फीचर होते हैं। इतनी चीज़ तो जानते हो, वो कौन से होते हैं, हमारे इरोजनल फीचर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्लेशियर का इरोजनल फीचर कौन सा हो गया हमारा, एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं। इरोजनल फीचर जैसे एक हमारा यहाँ पे सर्क हो गया, ये पता होना चाहिए। एक यहाँ पर हमारा हॉर्न इस तरह की ये बना देता है, यहाँ पे ऊपर गड्ढा सा हो जाता है, इसको हम हॉर्न बोलते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। ये हमारे बिल्कुल इसके आप देख रहे हो ये है, और बीच में यहाँ पे हल्का सा पानी भरा पड़ा है, तो इसको टार्न बोलते हैं। तो ये भी तो यहाँ से ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से गड्ढा हुआ है, तो इसको टार्न। अलग अलग शेप की चीज़ों को अलग अलग नाम दे दिया बस, और कुछ मत समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ग्लेशियर आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये वैली टंगी हुई है, तो इसको हमने नाम दे दिया हैंगिंग वैली, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, बस अलग अलग शेप के अलग अलग नाम है। ग्लेशियर की वजह से गड्ढे हो जाते हैं, और अलग अलग शेप के गड्ढे होते हैं, उनको अलग अलग नाम दे दिया है। और ये इरोजन हो रहा है, इनका कट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इरोजनल फीचर में रखते हैं। तो ये चार नाम याद रखना जो ग्लेशियर की वजह से यहाँ पे होते हैं, एक सिर्क, एक हॉर्न, एक टार्न और एक हैंगिंग वैली। और आपको यहाँ पे याद नहीं रखने, यही पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है।
और एमटीएस में तो कम ही पूछे जाते हैं, बट सीजीएल वगैरह में पूछे गए हैं। लेकिन देखो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एमटीएस में भी अगर आप 2021-22 के पेपर देखोगे तो पूछे गए हैं, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। और देखो जब ग्लेशियर का मूवमेंट होगा वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आएंगे। सपोज यहाँ से अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेके आ रहे हैं, कुछ टुकड़े लेके आ रहे हैं, और कहीं वो जम जाते हैं, कहीं वो इकट्ठे हो गए, सपोज ऐसे साइड साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कर्स। तो पहली बात तो वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहने का मतलब है ये डिपोजिशनल फीचर है, ये इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा डिपोजिशनल फीचर है। तो हमारे जैसे एक नाम एस्कर्स ध्यान रखना, और एक है आपका यहाँ पर अगर हम देखते हैं रिट्रीटिंग ग्लेशियर नहीं, ड्रिमलिन फील्ड ध्यान रखना। ऐसे ऐसे यहाँ छोटी छोटी चट्टानें सी बन जाती हैं, ये जमा हो जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, तो ड्रिमलिन याद रखना, ठीक है। और ऐसा आपको ये 2 नाम याद रखना, ये डिपोजिशनल फीचर होते हैं। तो यहाँ पे 4 नाम इधर है और 2 नाम इधर है, ये याद रखना, ठीक है। अलग अलग शेप के अलग अलग नाम दे दिए, और यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाई ग्राउंड वाटर, जो हमारे ग्राउंड वाटर की वजह से लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे ये मेरी अर्थ सरफेस है ना, मैं यहाँ पे चलो यही सवाल में देखते हैं, ये हमारी क्या है, यहाँ पे अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस में क्या होगा, बारिश होती है, बारिश होती है। तो बारिश होती है तो क्या होगा, देखो कहीं कहीं आपने क्या देखेंगे, गड्ढे टाइप हो जाते हैं, ये गड्ढे हो जाते हैं, तो इनको या तो डोलाइन बोलते हैं या सिंक होल बोलते हैं। तो ये भी तो एक तरह से भू आकृति बनी। तो ध्यान रखना, सिंक होल, आपके डोलाइन, ये क्या है, यहाँ पर आपके एक तरह से लैंड फॉर्म्स हैं जो क्रिएट हुए हैं ग्राउंड वाटर की वजह से। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, सिंक होल हो गया, डोलाइन हो गया, और यहाँ पर आप कौन सी याद रख सकते हो, ठीक है, सिंक होल हो गया आपका, डोलाइन हो गया। तो देखो बस ये 2 ही याद कर लो, ये डोलाइन और सिंक होल। तो ये तो देखो चीज़ें कट रही हैं ना, हट रही हैं, गड्ढा हो रहा है, तो ये क्या हो गए, इसके इरोजनल फीचर्स हो गए। ये क्या हो गए, इसके इरोजनल फीचर्स हो गए। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो इसके डिपोजिशनल फीचर की बात करते हैं। आप देखोगे जब पानी अंदर जाएगा ना, सॉरी वो फिर से वीडियो पॉज करना पड़ा था, बार बार कोई बेल बजा रहा है, मतलब डिलीवरी वाला था। यहाँ पे हमारा देखो मैं कहाँ पर था, मैं खुद भूल गया। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगी, बरसात होगी, तो हमारे पानी के साथ कुछ सेडिमेंट्स आएंगे, तो वो धरती के अंदर जाके कुछ इस तरह से शेप बनाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उनको ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं स्टेलेसाइट, स्टेलिस स्टेलिस्टाइट, ये नाम ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये नीचे इस तरह से बनते हैं, इनको बोलते हैं स्टेलेगमाइट, देखो ये स्पेलिंग तो यहाँ लिखी हुई है, स्टेलेगमाइट बोला जाता है, ध्यान रखना। और जब ये आपके स्टेलिसाइट और यहाँ पर ये है स्टेलेगमाइट, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो देखो ये ऐसे मिलते हैं ऐसे, तो ये पिलर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो बस इस फिगर को, सारी चीज़ों को यहाँ पर आप छोड़ दो, बस ये लिख लो कि ये क्या क्या बनाते हैं जो पेपर में पूछा गया है, ठीक है। एक तो ये जो ग्राउंड वाटर से लैंड फॉर्म बनते हैं, एक तो डोलाइन बनता है, सिंक होल ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर याद रखना आप स्टेलेस स्टेलेक्टाइट ध्यान रखना, ठीक है। एक ये और याद रख लेना स्टेलेगमाइट, और पिलर तो आप आराम से याद रख लोगे। तो ये भू आकृतियाँ जो बनती हैं ये ग्राउंड वाटर की वजह से बनती हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाई विंड्स, ठीक है। जो आपकी लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं हवाओं के द्वारा, जो भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं हवाओं के द्वारा, उनको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपको ये मशरूम रॉक, जैसे बहुत बड़ी चट्टान होती है, लेकिन हवा की वजह से क्या होता है, ये ऊपर तो ऐसे रह जाती है, और ये देखो यहाँ पे, ये देखो इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। ये क्या है, आपकी मशरूम रॉक। ये पेपर में पूछी गई थी कि मशरूम रॉक जो लैंड फॉर्म है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो ध्यान रखना विंड की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। एक मशरूम रॉक याद रखना, और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, एक बर्चन्स याद रखना, ठीक है। बर्चन्स पेपर में पूछा गया है, और बर्चन्स याद रखना, बस ये 2 ध्यान रखना, ठीक है। एक यहाँ पर मशरूम याद रखो, एक बर्चन्स याद रखो, बाद बाकी की आपको भू आकृतियाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं जो आपके सी वेव के द्वारा यहाँ पर लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सी वेव्स क्रिएटेड अ वेराइटी ऑफ कोस्टल लैंड फॉर्म्स थ्रू बोथ इरोजन एंड डिपोजिशनल, ठीक है। इरोजनल लैंड फॉर्म इंक्लूड्स क्लिफ, सी केप्स, आर्क्स। देखो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, मैं बता देता हूँ जो जो आपको यहाँ पे याद रखना है। एक तो यहाँ पर क्लिप्स याद रख लेना, और एक यहाँ पर सी केब याद रख लेना, और यहाँ पर बीचेस याद रख लेना,
ये 3 नाम भी याद रखोगे जो आपके लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं सी बेब्स के द्वारा, तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे इससे पहले हम इसमें क्वेश्चन देखें, उससे पहले इस लेक्चर में हम थोड़ा सा कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा वैसे वो 18th लेक्चर सोच रहा था कि मैं उसे लास्ट में 18th लेक्चर में करा दूंगा कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में, लेकिन हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं। कॉन्टिनेंट और ओशन हमारा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं 10 मिनट में आपको कॉन्टिनेंट एंड ओशन करा देता हूँ। तो इसी लेक्चर में हमारे फिर 17 लेक्चर में कंप्लीट ज्योग्राफी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो इसी लेक्चर में हम कॉन्टिनेंट एंड ओशन भी देख लेते हैं। तो चलिए कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चन लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा ये 18th लेक्चर था, लेकिन मैं इस 15 लेक्चर में ही इसे करा देता हूँ। तो देखो अगर हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, अभी आप सभी को इतना तो पता होगा ना, नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं, टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं आप मुझे बताओ। हमारे टोटल कॉन्टिनेंट हैं यहाँ पर 5। लेकिन क्या आज से पहले बचपन से ही, जैसे मतलब बचपन से मतलब आज से हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले भी 5 ही कॉन्टिनेंट थे क्या? तो आप बोलोगे नहीं भैया, पहले 5 कॉन्टिनेंट नहीं थे। पहले आप इस तरह की जो फिगर देख रहे हो ना इधर, कुछ इस तरह का था, इस तरह का यहाँ पर हमारे देखो यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ था और एक ही लैंड मास था हमारा, ये पूरा एक ही लैंड मास था। ठीक है, ये जुड़ा हुआ था। जैसे आप आज अलग अलग देखते हो ना, इस वाली इमेज में ऐसे नहीं थे। शुरू में ये बताया जाता है कि हमारे ये जो कॉन्टिनेंट था एक ही लैंड मास था। इसको हम बोलते थे पैनजिया बोलते थे। इसे क्या बोलते थे? पैनजिया यहाँ पर बोला जाता था, जो हमारा लैंड मास था। और जो हमारा लिक्विड मास था, जो ये लिक्विड वाला पार्ट था जहाँ पे पानी पानी भरा हुआ था, उसे पैंथेलासा बोला जाता था। उसे क्या बोला जाता था? पैंथेलासा बोला जाता था। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो आप एक तो हो गया पैनजिया हो गया आपका, एक हो गया आपका पैंथेलासा। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, लगभग ये तो जब ओरिजिन का आज से मतलब 225 मिलियन साल, लगभग बता रहा हूँ 225 मिलियन साल पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन आज से 150 मिलियन ईयर ये एगो की बात करें तो अब हमें देखने को मिला कि ये 2 कॉन्टिनेंट 2 पार्ट में डिवाइड होने लगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये लोरेशिया हुआ, और ये जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हो इसको हम गोंडवाना बोला हमने। इसको क्या नाम दिया? इसको 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये। पहले आपका कैसे डिवाइड हुआ वो भी हम बताएंगे। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, यहाँ पे ये देखोगे। फिर धीरे धीरे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये और पार्ट में यहाँ पर अलग अलग होते चला गया। मतलब ये धरती अलग अलग हो रही है, मतलब पानी भरता हुआ जा रहा है। मतलब यहाँ पे पानी भर गया, मतलब धरती बीच में से चिढ़ गई, ये मानो, मतलब फट गई बीच में से धरती, वहाँ पानी भर गया। अब तुम ये चीज़ मतलब कॉन्टिनेंट अलग अलग मूव, कॉन्टिनेंट का जन्म होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये और अलग अलग चले गए, और यहाँ पे देखोगे तो इस तरह का यहाँ पे बनता है। तो पहले आपका जैसे देखो यहाँ पे आप इंडिया देख रहे हो ना, तो आपका ये इंडिया यहाँ पे नहीं था। जो यहाँ पे आपका इंडिया है ना, इंडिया खुद इधर था। इंडिया मूव करते करते इधर एशिया का पार्ट बनता है। तो इंडिया आपका यहाँ पर है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 5 कॉन्टिनेंट बनते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बने उसके बारे में जानते हैं। हमने ये देख लिया कि हाँ भैया पहले एक ही कंप्लीट लैंड मास था जिसको पैंजिया बोलते थे, जो लिक्विड पार्ट था उसको पैंथेलासा बोलते थे। फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लोरेशिया एंड गोंडवाना, और फिर धीरे धीरे करके वो 5 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हुआ। लेकिन ये धरती आपस में मूव कैसे करी, मतलब ये जो धरती है वो आपस में मूव कैसे करी, और हम पे इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि ये पहले एक ही पास होते थे, है ना? तो देखो ये जो चीज़ें बताई गई, एक थ्योरी दी गई, ध्यान रखना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी गई? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई। इसको कौन देते हैं, ध्यान रखना। 1912 में ये दी गई थी, 1912 में ये दी गई थी। और इसको किसने दिया था? अल्फ्रेड बैगनर ने इसको थ्योरी को दिया था। ये चीज़ ध्यान रखना। इन्होंने ही बताया कि हमारे जो ये कॉन्टिनेंट है पहले ऐसे नहीं थे, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए। ठीक है, और ये किसकी वजह से ये मूव किए कॉन्टिनेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर टाइडल फोर्स की वजह से इन्होंने बताया
कि टाइडल फोर्स की वजह से और यहाँ पर एक पोलर फिलिंग फोर्स की वजह से अलग हुए। लेकिन ये नाम मत याद रखो, क्योंकि ये बाद में जाके जो फोर्स वाली थ्योरी थी, हाँ ये तो सही थी कि जो कॉन्टिनेंट थे वो पहले एक ही था, बाद में 5 भागों में डिवाइड हुआ, अलग अलग होते चले गए। लेकिन जो फोर्स वाली थ्योरी थी वो यहाँ पर फेल हो जाती है। फोर्स वाली थ्योरी को यहाँ पर और लोग हैं वो यहाँ पर मना करते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट होते हैं आर्थर होम्स, ये बताते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट अलग हुए कन्वेक्शन करंट की वजह से हुए थे। अब ज़्यादा हम फिजिक्स में नहीं जाएंगे कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है, बस रट लो इस चीज़ को कि कन्वेक्शन करंट की वजह से ये जो कॉन्टिनेंट है मूव किए। और ये उस वक्त के जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। अच्छा देखो, एक चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी कि चलो ठीक है, ये फोर्स वगैरह बेशक आपकी समझ में नहीं आई, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कोई फोर्स रही होगी जिसकी वजह से ये अलग हुए। लेकिन ये अलग ही हुए वो क्या, वो उसके पीछे क्या रीजन था, क्या एविडेंस दिए कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो सही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, इस साउथ अमेरिका को ले जाके इधर लगा दो, इसको ले जाके इधर लगा दो, इसको अगर आप सबको ले जाके अलग एक जगह लगा दोगे ना, तो सबकी शेप इस तरह से है कि एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जिग्सॉ फिट। ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर इधर की साइड जो रॉक देखने को मिल रही है वो इधर भी मिलेंगी, जो इधर की साइड रॉक देखने को मिलेंगी वो इधर भी मिलेंगी। कि कहने का मतलब है ये और ये पार्ट पहले आपस में चिपट रहे होंगे। जो चीज़ें जो मिनरल्स इधर देखने को मिल रहे हैं वो मिनरल्स इधर भी देखने को मिल रहे हैं, जो मिनरल्स इस वाले पार्ट में देखने को मिल रहे हैं वो इधर वाले पार्ट में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो आपको जो रॉक की है वो भी सेम एज देखने को मिलेगी, जो फॉजिल्स जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, जो इधर की साइड मिलेंगे वो उधर। तो उन सारी चीज़ों से ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो प्रूफ होती है कि हाँ भाई ये सही बात है, मूव किए हैं। ठीक है। तो अब हमारे कितने कॉन्टिनेंट बन गए, तो इसको चीज़ों को जो कॉन्टिनेंट हमारे 5 कॉन्टिनेंट कैसे बने, इसको कौन सी थ्योरी से हम समझते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, जिसको कौन देते हैं, अल्फ्रेड वेगनर 1912 में देते हैं, हमें पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो टाइडल फोर्स बताई थी और जो पोलर फिलिंग फोर्स बताई थी उसकी वजह से मूव नहीं किए। हमारी आर्थर होम्स बताते हैं कि यहाँ पर जो आपका कन्वेक्शन करंट था उसकी वजह से मूव किए। यहाँ तक समझ में आई। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो अभी देखो, सॉरी यार, अभी मैं आपको कितने कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, अभी तक शायद मैंने आपको 5 कॉन्टिनेंट पढ़ाए थे। ठीक है, माफ़ कर देना भाई, 5 कॉन्टिनेंट नहीं 5 ओशन है। ठीक है। तो कभी कभी फ्लो में चीज़ें गलत निकल जाती हैं, बट प्लीज़ करेक्ट कर लेना। कॉन्टिनेंट आपके टोटल 7 है। तो पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। एशिया में आपका प्यारा भारत है। और एशिया आपका देखो, मैं यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखूंगा लैंड मास के अकॉर्डिंग। और एशिया आपका 29% ऑफ अर्थ लैंड मास घेरता है। अर्थ लैंड मास घेरता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका एशिया ही है। इसके बाद है आपका अफ्रीका। इसके बाद है आपका नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसके बाद है आपका साउथ अमेरिका। उसके बाद है लैंड मास के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका। उसके बाद अगर हम छठे नंबर पे बात करते हैं तो यूरोप, छोटा सा कॉन्टिनेंट है हमारा। उसके बाद अगर हम सातवें में बात करते हैं तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये तो है लैंड मास के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एशिया पहले नंबर पे ही रहेगा, अफ्रीका पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे ही रहेगा, बट यूरोप यहाँ पर छठे से तीसरे नंबर पे आ जाएगा। यूरोप कितने पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा। फिर आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, फिर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका सेम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और फिर आपका अंटार्कटिका आ जाएगा। आपको पता है कि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता साइंटिस्ट के अलावा। ठीक है। तो सबसे कम पॉपुलेशन अंटार्कटिका में देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो कॉन्टिनेंट के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें पता होनी चाहिए। बाद बाकी का और चीज़ें तो हम जब टॉपिक वाइज देख ही रहे हैं सब चीज़ों को अच्छे से। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओशंस की, देखो हमारे ओशन भी तो बने यहाँ पर। तो हमारे ओशन 5 ओशन बनते हैं। ठीक है। जो सबसे बड़ा ओशन है यहाँ पर वो है यहाँ पर पैसिफिक ओशन। ये आपका सबसे बड़ा ओशन है, ध्यान रखना। और सबसे बड़े होने के साथ साथ लार्जेस्ट ओशन भी है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा होगा, जस्ट वेट अ सेकंड। हमने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, अच्छा ये मैं एविडेंस समझा चुका हूँ।
ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ये आपका यूरोप है, ये आपका यहाँ पर जो देख रहे हो ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, तो हमें नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलो हमें बताओ, यहाँ पर देखते हैं। देखो अगर हम चलो अब पढ़ लिया है तो रिपीट छोड़ो, यहाँ पर आगे देखते हैं। ओशन भी मैंने लिखे हुए हैं, ओके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं ओशन के बारे में, तो आपका देखो ये वाला जो ओशन है प्रशांत महासागर बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, अभी ऐसे मत देखना कि इधर भी है इधर भी है, हमारी धरती गोल है। ठीक है, तो आपका इधर प्रशांत महासागर है, इधर आपका एटलांटिक ओशन है, ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है, इधर आपका इंडियन ओशन है, इधर आपका साउदर्न ओशन है। एकमात्र इंडियन ओशन ऐसा है जो किसी कंट्री के नाम पर है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन है, ये पता होना चाहिए। और हम देखो सबसे बड़ा यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, सबसे छोटा यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, ये ध्यान रखना और इसे याद कर लो। यहाँ पर चलो ठीक है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वरना एक पैसा करके ट्रिक बना लो, पैसा से भी याद हो जाएगा, PIASA, पैसा से यहाँ पे याद कर सकते हो। आपका जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और सबसे गहरा भी यही है, डीपेस्ट भी यही ओशन है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका डीपेस्ट पॉइंट पेपर में पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो डीपेस्ट पॉइंट का नाम है उसको बोलते हैं मरियाना ट्रंच। क्या बोलते हैं? मरियाना ट्रेंच बोला जाता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, और इंडियन ओशन के बारे में पता ध्यान रखना कि मतलब ओनली ओशन जो किसी कंट्री के नाम पर है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। और एटलांटिक ओशन की बात करते हैं हम, तो एटलांटिक ओशन देखो ये वाला आपका एटलांटिक ओशन है, इस तरह का ही शेप का है। तो अगर कभी पेपर में पूछे जो एटलांटिक ओशन की शेप है वो एस शेप का एटलांटिक ओशन है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और एटलांटिक ओशन के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना, ये बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होती है इसी ओशन के थ्रू होती है, बिजिएस्ट ओशन है, बिजिएस्ट ओशन है। सदर्न ओशन की बात करते हैं तो कुछ खास नहीं है। आर्कटिक ओशन ध्यान रखना सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट ओशन है, स्मॉलेस्ट ओशन है, ये चीज़ ध्यान रखना। एटलांटिक ओशन के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मोस्ट सैलाइन, सबसे ज़्यादा खारा पानी यहीं मिलेगा आपको, मोस्ट सैलाइन वाटर है यहाँ पर, मोस्ट सैलाइन ओशन लिख लो। सबसे खारा समंदर कौन सा है? एटलांटिक ओशन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बस ओशन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। इसके क्वेश्चन नहीं है, हम उस चैप्टर के क्वेश्चन लगा लेते हैं जो अभी हमने अपना इससे पहले वाला जो चैप्टर किया है, अपना जियोमॉर्फोलॉजी जो हमने पढ़ी थी। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्रोसेस लाइक रिवर बाइफर्केशन कैन क्रिएट वैल्यूएबल लैंडफॉर्म्स फॉर द इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, एन एग्जाम्पल ऑफ सच लैंडफॉर्म्स। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अ प्रोसेस लाइक रिवर, मैंने आपको बताया था ना। और देखो रिवर से ज़्यादा बनते हैं, जब रिवर बाइफरकेट करती है दो में तो वो अपनी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेंगे? डेल्टा बनेंगे। और ये जो डेल्टा होते हैं ये वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा? रिवर डेल्टाज यहाँ पे सही आंसर होगा। जब रिवर बाइफरकेट करती है तो क्या बनाती है? रिवर डेल्टा बनाती है। मेंडर बताओ कब बनाती है? मिडिल कोर्स में बनाती है। और मेंडर बनाती है तो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड लेक भी बनेगा, ये भी चीज़ मैंने आपको समझा के आ रहा हूँ। उसके बाद अ रिवर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप वैन द रिवर इज इन इट्स मिडिल कोर्स। जब मिडिल कोर्स में होती तो रिवर क्या बनाती है? डेल्टा तो नहीं बनाती, डेल्टा या तो बाइफरकेशन पे बनाती है या जहाँ पे गिर रही होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं वहाँ पे बनाती है। वाटरफॉल आपकी यूथफुल स्टेज में शुरुआत में बनाती है। ठीक है, तो और यहाँ पर आपका जो बी शेप्ड वैली है ये भी यूथफुल स्टेज में बनाती है। ठीक है, मैं आपको बी शेप वैली और वाटरफॉल पढ़ा के आ रहा हूँ, ये यूथफुल स्टेज में। और मिडिल कोर्स में मैंने आपको बताया भी था कि क्या बनाती है? मियंडर बनाती है। ऐसे करके जा रही है, अब ऐसे करके जाके अब ऐसे ना जाके ऐसे चली जाएगी और यहाँ पे ये यू शेप का क्या बन जाएगा? फिर ऑक्सफोर्ड लेक बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। व्हेन अ रिवर रीचेज द लोअर प्लेन इट कंटिन्यूज टू इरोड एंड अक्यूमुलेट सॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स another river course develop and later it separate from the मेन रिवर। जो आपकी मेन रिवर है ऐसे करके जो जा रही थी, अभी ये ऐसे करके ना जाके अपनी एक नई जगह ढूंढ लेती है। ठीक है, और अब ये ऐसे करके चली जाती है। ठीक है, फॉर्मिंग यू शेप्ड लेक। तो यहाँ पे क्या बन गया? एक यू शेप लेक बन गया। तो इट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे?
तो हम अभी पढ़ के आए उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं रिवर से पूछे गए हैं। और सीजीएल में भी मैंने देखा, सीएचएसएल में भी देखा, जो आपके सीजीएल में थोड़ा एमटीएस में भी पूछे गए हैं, लेकिन रिवर से ज़्यादा पूछते हैं। वरना आपके ग्लेशियर के भी जो मैंने पढ़ाए और जो विंड का मैंने मशरूम रॉक पढ़ाया वो भी पूछा गया है पेपर में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।